जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है। बस सभी साथी कंफर्म करेंगे, देन हम शुरू करते हैं अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास। और हमारा इंटरनेट का आखिरी पार्ट। दीपिका जी हैं, ललिता जी हैं, अदिति जी हैं, अभय जी हैं, निधि जी हैं, पूनम जी हैं, नंदिनी जी हैं, रानी जी हैं, निकी जी हैं। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। मोहिनी शर्मा जी हैं, है ना। चलो, जतिन जी हैं, चुन्नू जी हैं, मनीषा, प्रियंका जी, उमेश, वैष्णवी, मित्रा जी हैं, रितेश, कल्पना, भाग्यश्री, सोनी। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं सेशन को। अंजय कुमार, ललित कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी क्लास जो रहने वाली है आपकी प्रैक्टिस सेट, वो आपकी क्लास नंबर 8। और आज की क्लास में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा थोड़ा रह रहा था मैक एड्रेस वगैरह उसके बारे में पढ़ेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई बिल्कुल, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रियंका सिंह है, पूजन है, कल्पना, काजल, अभय, बिल्कुल। तो सभी दोस्त प्रज्ञा सिंह, बाबू भैया हो गए सभी के नाम, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर, बहुत बढ़िया। सब लोग जी अपने नाम के पीछे लगा लेंगे, फरिया सिद्दीकी जी। ठीक है, इंटरनेट का पार्ट 8 है आज की क्लास में हम जो यहाँ पर करने वाले हैं। देखो, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसका कारण था कि जैसे जब भी कोई सिलेक्शन होता है ना बच्चों का, तो हम सम्मान समारोह रखते हैं। जैसे जिस दिन आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम इवेंट एक कंडक्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा आपका, है ना, एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सम्मान समारोह होगा। और उस सम्मान समारोह में क्या होगा मेरे भाई, तो सम्मान समारोह में आप सभी का सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो कल आर्मी में जो बच्चे हमसे पढ़कर लगे थे उनका सम्मान समारोह था, वो सम्मान समारोह वाले के 4 से 5 घंटे चला। बट मेरी क्लासेस थी तो उन्हें हम बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड थी कि शिवम सर से मिलना है, शिवम सर से मिलना है ना। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए फिर मुझे ये क्लास, पहले मैंने 15 मिनट टाइम आगे बढ़वाया, बट बच्चों ने आने नहीं दिया, और इस वजह से मुझे क्लास ऑफ करवानी पड़ी, अन्यथा क्लास होनी थी। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं, इसलिए मैंने आज आपकी ये क्लास लगवाई है कि छुट्टी फिर ना हो, है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे थे मैक एड्रेस की, किसकी, मैक एड्रेस की। आईपी एड्रेस सभी को समझ में आ गया था, एक बार बता देंगे यस करके, है ना। एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे, सर वॉइस बहुत कम आ रही है। भैया वॉइस मेरी तरफ से एकदम ठीक है ना। मैक्सिमम बच्चों को मेरी वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है। बहुत तेज चीख करके पढ़ने की आदत क्यों है आपको, बताओ, है ना। बहुत तेज बुलवाकर पढ़ने की आदत क्यों है भाई। पढ़ाया जा रहा है, कुछ जादू थोड़ी ना दिखाया जा रहा है जिसमें चीख चीख करके हंगामा करना है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, देखेंगे मैक एड्रेस क्या होता है ना, समझ में आना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, क्या ही करना उससे ज्यादा। तो हम यहाँ पर देखेंगे मैक एड्रेस, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हम इसे कहते हैं। सबसे पहली चीज कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, बिल्कुल। आप पता है कैसे पढ़ना चाहते हो, मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैक एड्रेस आप बड़ी आवाज बताओ, अब बड़ी आवाज क्या, ठीक है। तो देखेंगे कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ऐसा 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक 12 अंक का होता है। कैसा हेक्साडेसिमल संख्या है, जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपी जाती है। यानी कि हर वो डिवाइस जो किससे जुड़ी होती है आपकी, हर वो डिवाइस आपकी जो नेटवर्क से जुड़ी होती है, उसे मैक एड्रेस क्या है, प्रोवाइड किया जाता है। मुख्य रूप से डिवाइस निर्माण के दौरान एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में निर्दिष्ट मैक पताक्षर डिवाइस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी चिप जो होती है उस पर पाया जाता है। और जब इसे बनाया जाता है उसी टाइम पर मैक एड्रेस दे दिया जाता है आपका। किसी डिवाइस का पता लगाने का प्रयास करते समय या नेटवर्क डिवाइस पर डायग्नोस्टिक्स निष्पादित करते समय मैक पते की आवश्यकता में होती है। ठीक है जी, सर एक बार पूछ लीजिए, क्या सभी के पास आवाज कम जा रही है, भैया बता दो एक बार, सभी के पास आवाज कम जा रही है क्या। आज इस आवाज का ही सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। चलो, सही है भाई, सभी के पास एकदम परफेक्ट जा रही है भाई। जो कह रहे थे कि पूछ लो, मैंने पूछ लिया है, आपकी तरफ आप देख लेना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मैक पता क्या होता है। तो मैक पता एक परमानेंट एड्रेस होता है, इसे हम फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे वन लाइनर के तौर पर कि मैक एड्रेस को हम किस और अन्य नाम से भी जानते हैं, तो मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस के तौर पर भी जान रहे होते हैं। और अनदर नेम ऑफ मैक एड्रेस इज ऑल्सो ईथरनेट एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस का एक और अन्य नाम क्या होता है, तो हम याद रखेंगे कि मैक एड्रेस को हम ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी समझ सकते हैं। इस नाम से हम यहाँ पर ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद मैक एड्रेस को बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। तो 3 नाम हमने यहाँ पर जाने कि मैक एड्रेस को बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं, मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस भी कहते हैं, और मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। 3 नाम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस, और मैक एड्रेस को बर्न इन एड्रेस भी कहा जाता है ना। मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग के समय मैन्युफैक्चरर द्वारा, मैक एड्रेस जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के समय मैन्युफैक्चरर के द्वारा नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइस को असाइन करने के लिए किया जाता है। क्या है कि मैक एड्रेस जब बनाया जाता है, जब किसी भी डिवाइस को बनाया जाता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग के समय जो बना रहा है उसी के द्वारा नेटवर्क में जो कनेक्ट डिवाइस होती है ना, उसमें आपका दे दिया जाता है। ये कुछ कुछ लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे, एक मैक एड्रेस 48 बिट या 6 बाइट या 12 निबल का होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये साइज ज्यादातर पूछे जाते हैं कि बताओ IPv4 का साइज कितना होता है, 32 बिट होता है, IPv6 का साइज कितना होता है, 128 बिट होता है, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है। तो याद रखना कि किसी भी मैक एड्रेस का जो साइज है वो 48 बिट होता है। 48 बिट को हम 6 बाइट भी कह सकते हैं या फिर 12 निबल भी कह सकते हैं। और मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ARP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज हमारा किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी मैक एड्रेस, IP एड्रेस, वो सभी चीजें कंप्लीट। और अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा नेटवर्किंग डिवाइस। क्योंकि आपको याद होगा जब हम बाकी चीजें पढ़ रहे थे तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा था बार बार कि सर हब क्या होता है, सर रिपीटर क्या होता है, सर ये स्विच क्या है, सर ये गेटवे क्या है, सर ये ब्रिज क्या है। तो ये जितने भी सवाल आप पूछ रहे थे, मॉडम क्या है, ये सभी की सभी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है ना। क्या होती है, ये जितने भी नाम मैंने आपको बताया ये सभी की सभी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस होती है। और अब हम यहाँ पर जो शुरू करने वाले हैं वो अपने नेटवर्किंग डिवाइस चैप्टर को ही शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की आपको। बताएंगे यहाँ तक बात क्लियर होगी, एक बार सभी दोस्त यस करके बता देंगे मुझे।
ऑल क्लियर? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस आखिर होती क्या है। तो जैसे हम मेमोरी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो बैकअप डिवाइस कौन सी होती है? वे डिवाइसेज जिनका प्रयोग बैकअप लेने के लिए किया जाता है, बैकअप डिवाइसेज। तो वे डिवाइसेज जिनका प्रयोग नेटवर्क के लिए किया जाता है, नेटवर्किंग डिवाइसेज। तो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने व दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? किसी सिग्नल की स्पीड को बढ़ाने या दो से अधिक कंप्यूटर और डिवाइसेज को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी होती है नेटवर्किंग डिवाइस? तो आप देखेंगे कि दिए गए आपको यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग डिवाइस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मॉडेम, ठीक है, कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग। राउटर कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग। रिपीटर कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग। हब कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग। गेटवे कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग। स्विच कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग एंड ब्रिज कैसी डिवाइस है? नेटवर्किंग। तो ये सभी की सभी हमारी कैसी डिवाइस होती है मेरे भाई? नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो आपके सामने यहाँ लिखी हैं। तो कई बार तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। लिखेंगे कि नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ चार। ऑप्शन ए है ब्रिज, बताओ क्या होगा इसका सही? बताएंगे सवाल का जो राइट आंसर वो क्या होगा हमारा, है ना? नेटवर्किंग डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि नन ऑफ दीज़ जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी पहली नेटवर्किंग डिवाइस जिसका नाम है हमारा मॉडेम। प्यार से समझेंगे कि मॉडेम का काम क्या है और यहाँ से किस प्रकार के सवाल आपसे देखो पूछे, है ना? ये हमारा आंसर क्यों था? क्योंकि बाकी के जितने भी ऑप्शन थे वे सभी के सभी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस थे, ठीक है। मॉडेम क्या होता है? देखो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। पहले थ्योरी ना देख करके पहले आप डायग्राम से समझिए। देखो, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी डेटा को जो जनरेट करता है वो एनालॉग फॉर्म में करता है। कैसे? हमारा डिजिटल फॉर्म में करता है। जो हमारे कंप्यूटर आउटपुट देता है डिजिटल फॉर्म में देता है, लेकिन जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो डेटा डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होता, डेटा ट्रांसफर होता है एनालॉग फॉर्म में। जब डेटा क्या है आपका जा रहा होगा तो किस में जाएगा आपका? तो वो हमारे यहाँ पर जाएगा इसमें एनालॉग फॉर्म में। तो जैसे कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल बनी, ठीक है। अब ये डिजिटल सिग्नल जाएगा मॉडेम के पास। मॉडेम क्या काम करेगा कि इस डिजिटल सिग्नल को बदल देगा एनालॉग सिग्नल में, ठीक है। फिर ये एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करेगा, फिर जो सामने वाले के कंप्यूटर का मॉडेम होगा वहां पर जाएगा और ये मॉडेम अब इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और सामने वाले व्यक्ति को ये डेटा दिखाई दी जाएगा। यानी कि कंप्यूटर ने जनरेट करा डिजिटल सिग्नल, लेकिन ट्रैवल करने के लिए मॉडेम ने क्या किया, है ना? मॉडेम ने क्या किया कि मॉडेम ने इसे यहाँ पे एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, ट्रैवल हो गया, उसके बाद इस मॉडेम ने इसे वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये काम है हमारा मॉडेम का। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसमें जो ये वाली प्रोसेस होती है डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को तो हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। जब किसी सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और जब किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। क्या? इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेटर कह रहे होते हैं, है ना? तो आप यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं अब जो मैंने आपको लैंग्वेज समझा दी, अब जो बात मैंने वहां पर बताई, बिल्कुल वही बात एक एक लाइन यहाँ पर लिखी है, कुछ भी नया नहीं है। कैसे? देखो कि इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। यानी कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में व डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर कहलाती है और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में वापस बदलने की एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में वापस बदलने की प्रक्रिया डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो बताएं क्या ये बात मैंने आपको नहीं बताई अभी डायग्राम के माध्यम से? बच्चे मैंने यही चीजें तो आपको समझाई थी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करने की अनुमति देता है। जो मॉडेम है वो इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, नेटवर्किंग डिवाइस भी होता है। मॉडेम की जो स्पीड है उसे बीपीएस में मापा जाता है, बिट पर सेकंड। मॉडेम की स्पीड को किसमें मापा जाता है? बिट पर सेकंड में आपका मापा जाता है। इसके बाद कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम टेलीफोन लाइन केवल एनालॉग सिग्नल को भेज सकते हैं। कंप्यूटर जनरेट डिजिटल सिग्नल विद कम्युनिकेशन चैनल्स, टेलीफोन लाइन्स कैन ओनली सेंड एनालॉग सिग्नल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आप देखिए, ये हमारे क्या है? कंप्यूटर है, इसने डिजिटल सिग्नल जनरेट करा। अब ये मॉडेम यहाँ जाएगा और इसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसे किसमें कर दिया? इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया। टेलीफोन लाइन में डेटा ने ट्रांसफर क्या है? ट्रैवल करा, फिर एनालॉग से डिजिटल में चेंज हो गया। तो जब डिजिटल से एनालॉग हो रहा था तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कह रहे हैं और जब डिजिटल उसके एनालॉग से डिजिटल हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम डीमॉड्यूलेशन कह रहे हैं। तो यही बात तो समझाई थी अभी अभी, यही बातें तो समझाई थी आपको इस फोटो के माध्यम से। तो क्या मॉडेम क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया? या सर मॉडेम क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया अच्छे प्रकार से? बताएंगे जल्दी से एक बार। क्या आपको मॉडेम समझ में आ गया? मॉडेम कैसी डिवाइस है? एक मॉडेम हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम कैसी डिवाइस है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या काम करती है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करती है। जब डिजिटल से एनालॉग में बदला जाता है तो इसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है और जब एनालॉग से डिजिटल में बदला जाता है तो इसी प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है मॉडेम की? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला सवाल देखो, क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार का बन सकता है। तो मॉडेम किस प्रकार के सिग्नल के बीच रूपांतरण करता है? बताओ, जो मॉडेम है हमारा वो किस प्रकार के सिग्नल के बीच काम करता है? आंसर क्या होगा इस सवाल? इस सवाल का सही उत्तर आपका क्या होगा?
तो क्या कहेंगे सभी बच्चे, एक तरफ से अंतर आ जाएगा भैया डिजिटल सिग्नल, डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल बदलने का काम करता है। पूछेगा क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं मेरे दोस्त, मॉड्यूलेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन। क्या, इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगली हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइस है इसका नाम है राउटर। क्या है, अगली जो हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है इसका नाम है राउटर। और राउटर का देखो काम क्या होता है कि राउटर का इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जहां पर भी दो या दो से नेटवर्क के बीच जब जहां पर भी दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच डेटा को ट्रांसफर करने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, आंसर राउटर है। राउटर इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क। और राउटर को इंटर नेटवर्किंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, जो राउटर होता है हमारा, इसे इंटरनेट वर्किंग के नाम भी कहा जाता है। क्या, इंटरनेट वर्किंग भी कहा जाता है। राउटर का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि आईपी एड्रेस को चेक करता है। क्या, राउटर का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये हमारा आईपी एड्रेस को चेक करता है। और ओएसआई नेटवर्क, जो ओएसआई मॉडल मैंने आपको बताया था, उसके थर्ड लेयर पर कौन काम करता है, उसकी तीसरी लेयर पर आपका राउटर काम कर रहा होता है। कौन सा, राउटर। तो ये सवाल भी आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है, या मैं कहूं पूछ लिया जाता है। राउटर में केबल की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये वाईफाई के उपयोग के लिए राउटर का आविष्कार हुआ। किसके लिए, वाईफाई के यूज के लिए हमारा राउटर का आविष्कार किया गया था। और ये आईपी एड्रेस को चेक करता है, आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टर करने में प्रयोग होता है। डेटा को आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टर करता है। राउटर डेटा पैकेट को सोर्स कोड से गंतव्य नेटवर्क तक मार्ग प्रदान करता है, यानी कि जहां से डेटा निकलना है वहां से लेकर जहां पहुंचना है वहां तक की रास्ता जो है क्लियर, वो कौन करके देता है, राउटर। और शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा डेटा को निर्धारित पते तक पहुंचाता है, यानी कि जो सबसे छोटा रास्ता हो सकता है उससे और तेजी से अपने डेटा को जगह पर पहुंचाता है। ठीक है, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, परेशान नहीं होना, हर डिवाइस को धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसके जरिए कंप्यूटर को वायरलेस तरह से डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर इंटरनेट का प्रयोग किया जा सकता है। थ्रू दिस द इंटरनेट कैन बी यूज्ड बाय कनेक्टिंग द कंप्यूटर टू द डिवाइस वायरलेसली विया वाईफाई, यानी कि इसके माध्यम से हम बिना तार के कंप्यूटर और डिवाइस को आपस में जोड़ सकते हैं। हम एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, क्या है जी राउटर हमारा, तो राउटर का इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच या दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसे इंटरनेट वर्किंग भी कहते हैं। ये आईपी एड्रेस को चेक करने का काम करता है और ये ओएसआई मॉडल के थर्ड लेयर पर काम कर रहा होता है। इसे क्या है कि वाईफाई के यूज के लिए इसका आविष्कार किया गया था। ये डेटा को आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टर करता है और राउटर डेटा को उसके स्रोत से, यानी कि जहां से उसका सोर्स है वहां से लेकर जहां से जाना है वहां तक सबसे कम, यानी कि फास्टेस्ट एंड आपका क्या है, शॉर्टेस्ट रास्ते से आपको मार्ग उसे दिखा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसके जरिए कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से जोड़ा जा सकता है। सवाल देखो यहाँ से कैसा बन सकता है ना, एक डेमो सवाल है आपके सामने और इतनी सी बात समझने के बाद इसका जो उत्तर है वो आप मुझे देंगे। बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या कह रहा है जी कि निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है, बताओ। तो क्या कह देंगे जी, आसान है, हम कहेंगे भैया राउटर जो है ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को भेजता है। अच्छा, निम्न में से कौन सा डिवाइस आईपी एड्रेस चेक करने का कार्य करता है, बताओ। आईपी एड्रेस को चेक करने का काम किस डिवाइस का है इनमें से, है ना। तो बताएंगे अब इसका उत्तर क्या होगा हमारा कि निम्न में से कौन सा डिवाइस आईपी एड्रेस चेक करने का कार्य करता है। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, देखो वन लाइनर के तौर पर मैंने लिखा था कि आईपी एड्रेस को चेक करता है कौन, राउटर। तो इसका उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, राउटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखो क्वेश्चन, राउटर किस लेयर पर कार्य करता है, बताओ। राउटर दिए गए चार ऑप्शन में से किस लेयर पर काम करता है। तो अभी अभी हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी कि राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर बताया था, बताओ कौन से नंबर की लेयर बताई थी, पर काम करता है, कौन से नंबर की लेयर बताई थी, बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया हमने थर्ड नंबर की लेयर बताई। अब थर्ड तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यहाँ तो नाम दे दिया गया, तो तीसरी लेयर होती कौन सी है, तीसरी लेयर कौन सी होती है बताओ। तो आप कहेंगे कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊंगा। तो प्यारे दोस्त यानी कि पहली फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर पहली, दूसरी डेटा लिंक लेयर, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और सातवीं हमारी एप्लीकेशन लेयर। सातवीं कौन सी हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, राउटर किस प्रकार की लेयर पर कार्य करता है, तो ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। किस पर, नेटवर्क लेयर पर काम करता है, क्योंकि यही तीसरी है। तो समझ पा रहे हैं आपकी, आपने बहुत छोटी सी जानकारी ली, बहुत कम शब्दों में समझा कि राउटर क्या होता है और फिर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे। ठीक है, तो राउटर क्लियर है क्या सभी को, अगर है तो एक बार यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं आपके यस का इंतजार करूंगा, बताइए। बताएंगे, वेरी गुड। तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है और ये चीज भी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है मॉडर्न राउटर को याद करने में। अगली हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका नाम है रिपीटर। अगली हमारी कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है, अगली हमारी जो नेटवर्किंग डिवाइस है इसका नाम है हमारा रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है जी, रिपीटर का प्रयोग डेटा सिग्नल को बूस्ट तथा रीजनरेट करने में किया। रिपीटर इज यूज टू बूस्ट एंड रीजनरेट द डेटा सिग्नल। होता क्या है कि जब आप दो नेटवर्किंग डिवाइस को वायर के जरिए जोड़ते हैं लंबी दूरी पे, तो जिस स्पीड में डेटा पहले जा रहा होता है क्या उसी स्पीड में बना रहेगा, नहीं, उसकी स्पीड धीरे थोड़ी दूर जाने के बाद कम हो जाती है। तो उसे स्पीड को बरकरार बनाए रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पर आपका प्रयोग करते हैं रिपीटर। तो लो लेवल सिग्नल को प्राप्त करके उनको हाई लेवल सिग्नल, कमजोर सिग्नल को प्राप्त करके उनको एकदम ताकतवर कैसा हाई लेवल सिग्नल बनाकर भेजता है। सिग्नल को बढ़ाने का कार्य कुल मिलाकर के बूस्ट करना, रीजनरेट करना, बढ़ाना, हाई लेवल में पहुंचाना, एक ही बात है, चारों बातें एक ही है।
जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए लंबी केबल की आवश्यकता होती है तब रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भैया जब केबल बहुत लंबी होगी तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसे बीच में हमारा क्या लगा दिया रिपीटर, जो वहां से उसे दोबारा रीजनरेट कर देगा। जैसे रनिंग हो रही होती है, तो रनिंग अगर बहुत तेज चल रही है मान लो, और 2 किलोमीटर के बाद या आगे चल करके उस व्यक्ति को थोड़ा पानी मिल जाए, तो उसकी जो एनर्जी है वो वापस कैसी हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। वही काम आपका क्या कर रहा है, रिपीटर कर रहा है। और ये ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है, तो ये ओएसआई मॉडल की पहली लेयर यानी कि फिजिकल लेयर पर काम करता है क्या, रिपीटर। ये रिपीटर होता है। आप उदाहरण के तौर पर ऐसे देख सकते हैं, देखो मान लो यहाँ से ये पानी फैला, तो पानी धीरे धीरे यहाँ ढकेगा, ढकते ढकते यानी कि लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि लगातार स्पीड में चले, तो फिर हमें इसे लगातार पानी देना होगा। तो एक समझाने का एक सिंपल तरीका है, ये क्या है हमारा, ये रिपीटर होता है। ठीक है, रिपीटर से देखो कैसे सवाल पूछा जा सकता है, तो देखेंगे हम कि निम्न में से कौन सा डिवाइस केवल सिग्नल को बूस्ट करता है, बताओ। केवल सिग्नल को इनमें से कौन सा डिवाइस बूस्ट करता है, केवल सिग्नल को बताओ। बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा डिवाइस केवल सिग्नल को बूस्ट करता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है रिपीटर। ठीक है, राउटर क्या काम करता है, दो या दो से अधिक नेटवर्किंग डिवाइस को बूस्ट करने के लिए, नहीं सिग्नल भेजने, मतलब ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद अगली हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है हब। देखो होता क्या है कि जब आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी भी होती है ना किसी भी चीज के बारे में, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके किसी न किसी तरीके से आंसर लगा देते हो। मैं नहीं, देखो अगर मैं हब के बारे में पढ़ाऊं तो पूरी एक बहुत बड़ी जानकारी दी जा सकती है, बट वो आपके काम की नहीं है, थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हब क्या है जी, तो ये एक मल्टी पोर्ट रिपीटर ही है। देखो रिपीटर में क्या है कि बस एक ही पोर्ट है आपका, 2 पोर्ट है, जबकि जो हब होता है ये मल्टी पोर्ट होता है, इसमें से बहुत सारे वायर लगाए जा सकते हैं, जो विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हब इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर व्हिच वर्क्स टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस टुगेदर। इसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में, जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है हमारा, चलो है ना, तो हम देखेंगे कि इसका प्रयोग लैन में स्थित कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, और हब डेटा को मार्ग प्रदान करता है। एक हब से दूसरे हब में को जोड़कर और भी कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं, और इस प्रक्रिया को हम डेजी चैनिंग कहते हैं। होता क्या है कि देखो एक हमने अपने कंप्यूटर से एक वायर आया, हमने एक हब में जोड़ दिया, उसमें और भी वायर आ सकते हैं। एक हमने वायर उस हब से एक और हब जोड़ दिया, फिर उसमें हम और भी जोड़ सकते हैं, यानी कि एक हब से और भी हब को जोड़ा जा सकता है, और इस प्रक्रिया को डेजी चैनिंग कहते हैं। मोर कंप्यूटर कैन बी एडेड टू वन हब बाय कनेक्टिंग अनदर हब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेजी चैनिंग। और हब एक गैर बुद्धिमान नेटवर्किंग डिवाइस है, याद रखना। ये लाइन पूछ लेता है, देखो एग्जामिनर का क्या है कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना इज नेसेसरी। अगर आपने सब चीज पढ़ी होगी तभी आप कर पाओगे। हब को एक गैर बुद्धिमान नेटवर्किंग भी कहते हैं। अब देखेंगे जैसे ये क्या है, ये एक हब है, इस हब से एक हब जोड़ दिया, फिर इसे इधर 3 कंप्यूटर जोड़ दिए, एक हब यहाँ जोड़ दिया, एक हब यहाँ जोड़ दिया, तो ऐसे ज्यादा कंप्यूटर जुड़ गए। अगर डायरेक्ट कंप्यूटर जुड़ जाते तो ज्यादा नहीं जुड़ते। तो ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को डेजी चैनिंग कहा जाता है। क्या, डेजी चैनिंग कहा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर आपको सवाल बताऊं कि हब किस प्रकार की डिवाइस है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मैं आपके उत्तर का जवाब कर रहा हूं, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं, आंसर का वेट कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, हब एक प्रकार का रिपीटर ही है, जैसा रिपीटर था वैसा ही है, बस इसमें अधिक पोर्ट होते हैं, है ना, इसमें ज्यादा ऑप्शन होते हैं, आपके पास ज्यादा कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हब किस प्रकार की डिवाइस होती है, अभी अभी हमने बात की, आपको बताया हब किस प्रकार की होती है। तो गैर बुद्धिमान, और गैर बुद्धिमान का मतलब क्या होगा, गैर बुद्धिमान का मतलब होता है नॉन इंटेलिजेंट, बुद्धू होती। ठीक है, चलो, तो ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड, है ना। इसके बाद हमारा एक अगला नाम आता है गेटवे। इसका है अगला नाम आता है गेटवे, और गेटवे के अंदर जितनी भी बातें हैं वो ऐसी ही हैं जैसे गेट जैसी हो, है ना, जैसे कैसी हो, गेट जैसी समझेंगे। देखो गेटवे का प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल, इस बात को याद रखना। दो विभिन्न यानी कि अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गेटवे का प्रयोग करते हैं। और नेटवर्क गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, नेटवर्क गेटवे को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे बताओ वह कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है, तो नेटवर्क गेटवे, नेटवर्क गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गेटवे एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होने की क्या देता है, अनुमति देता है। गेटवे इज अ नेटवर्क दैट अलाउस अस टू कनेक्ट और टू मोर डिफरेंट नेटवर्क। गेटवे एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें दो या दो से अधिक अलग नेटवर्क से कनेक्ट होने की अनुमति देता है। और गेटवे एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे नेटवर्क के लिए एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है, क्योंकि सभी डेटा को रूट किए जाने से पहले गेटवे से गुजरना पड़ता है। अब देखो इतनी बड़ी जो बातचीत है, लाइन है, ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। भैया क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइस का नाम क्या है, गेटवे, और यहाँ पे क्या शब्द यूज हो रहा है, एंट्री और क्लोज। तो ये तो अपने आप ही तुक्का लगाया जा सकता है कि भाई जहां पर एंट्री एंड एग्जिट की बात हो रही है वो गेट से होगी, तो ट्रिक बना ली। तो क्या नहीं कहेंगे, हमने से एक ट्रिक बना लिया। क्या ट्रिक बना लीजिए कि जब भी एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे नेटवर्क के लिए एग्जिट पॉइंट की बात होगी, तो नॉर्मल सी बात है, जब हम कहीं एंट्री लेते हैं या एग्जिट करते हैं तो हमें गेट की जरूरत पड़ती है, तो गेटवे नेटवर्क डिवाइस यहाँ पर हमारी हो जाती है। अगली नेटवर्किंग डिवाइस जो है हमारी वो है स्विच। तो गेटवे समझ में आ गया, एक बार फिर से यस कर दूं, मैं हर एक बात पर आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। मई में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, फर्स्ट और मैक्सिमम सेकंड वीक के अंदर, तो आप परेशान ना हो सिलेबस को लेकर। ठीक है, इसके बाद हम अगली डिवाइस के पास आते हैं, स्विच। ये ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लाइन में जोड़ते हैं। कौन से जो स्विच होती हैं, ये ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो विभिन्न कंप्यूटर को एक लाइन में जोड़ते हैं। स्विच को हब के स्थान पर भी यूज किया जा सकता है, ये सवाल मैंने आपको टोपोलॉजी में भी बताया था, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्विच होता है, जब कभी आपके पास हब ना हो तो आप वहां पर स्विच का यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स एज एन ऑथेंटिक चेक। मैक एड्रेस को चेक करने का काम किसका है, स्विच का। अच्छा, आईपी एड्रेस को चेक करने का काम किसका था, राउटर का। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जब मैक एड्रेस को चेक करने का काम स्विच का है, तो आईपी एड्रेस को चेक करने का काम किसका होगा, वो राउटर का। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। स्विच को प्राय मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर यानी कि दूसरी लेयर पर काम करता है। ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है, तो हम कहेंगे दूसरी लेयर पर ये आपका काम करता है। ठीक है, और इससे हम कनेक्ट होने वाली डिवाइस की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कोई अन्य व्यक्ति हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। विद दिस वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड सो दैट नो अदर पर्सन विल बी एबल टू यूज अवर नेटवर्क। ठीक है,
इससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर स्विच के माध्यम से डिवाइसेस की संख्या को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि स्विच किस ओएसआई लेयर पर कार्य करता है, बताओ। स्विच हमारा किस ओएसआई लेयर पर काम करता है? गेटवे एक बार और बता दीजिए। गेटवे ऐसे मान लो कि किसी नेटवर्क के लिए एंट्री यानी कि गेट और एग्जिट का काम कौन करता है? गेटवे करता है, इतनी बात याद रखो। स्विच किस ओएसआई लेयर पर कार्य करता है, बताओ, है ना। तो अभी अभी हमने जाना है आज की क्लास में। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, भैया जी आसान है, डेटा लिंक लेयर पे ये आपका काम, ठीक है। इसके बाद हमारी एक अगली नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसे हम ब्रिज भी, या अगली हमारी, और मैं कहूँ अगर ये आखिरी नेटवर्किंग डिवाइस होती है, इसका नाम होता है ब्रिज। तो यह एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाली दो विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। एक ही प्रोटोकॉल पर काम करने वाले दो विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम किसका है? ब्रिज का है। इट कंटेंट्स टू डिफरेंट लेंस वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। देखो, जब जोड़ने की बात आती है, अगर मैं कहूँ एक गाँव इधर है, ठीक है, ऐसे एक गाँव इधर है और इनके बीच में नदी या कुछ भी, तो इन दोनों गाँव को जोड़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? मान लो इसके बीच में नदी है, क्या है? नदी है, पानी बह रहा है जी। तो अब ये जो पानी है, इसे इन दोनों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्रिज की जरूरत आपकी पड़ती है, ठीक है जी। किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिज की जरूरत पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसे ही मान लो कि जहां जोड़ने की बात आएगी वहां क्या होगा? वहां हमारा ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। तो दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क। ब्रिज डेटा फिल्टर करने के लिए और डेटा को अग्रेसित करने का कार्य करता है, और यह नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक को भी नियंत्रित करता है। जहां पर भी आपको डेटा ट्रैफिक, भाई एक दूसरी भी चीज, पहली चीज तो ये हो गई हमारी, है ना। पहली चीज तो ये हो गई कि जो ब्रिज होता है हमारा, ये क्या करता है? ये दो समान नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा, ब्रिज का काम ये भी तो होता है कि किसी गांव मोहल्ले में क्या है कि ट्रैफिक बहुत लग जाता है जी, चौराहा है, ट्रैफिक लग जाता है, तो हम ब्रिज किस लिए बनाते हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, है ना। बिल्कुल। तो ये क्या है, जहाँ पर भी आपका दो नेटवर्क को जोड़ने की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ब्रिज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एक नेटवर्क डिवाइस होती है जिसे ब्रिज। सवाल देखो यहाँ से कैसे पूछा जाता है, फिर अभी हम रिवीजन करेंगे और फिर कुछ बात भी, ठीक है। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर कि इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या होगा आपका? ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? ब्रिज का मुख्य कार्य क्या होता है, बताओ। ब्रिज का मुख्य कार्य इनमें से, है ना। तो देखो क्या है, आपको याद तो करनी है चीजें, साथ में जुगाड़ ढूंढो चीजों को याद करने की। तो मैंने आपको दो जुगाड़ बता दी। जहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है वहाँ किस चीज से ट्रैफिक खत्म हो जाएगा? ब्रिज से। ऐसे ही भैया जहाँ नेटवर्क का ट्रैफिक लग रहा है वहाँ ब्रिज का यूज करेंगे। दूसरी चीज, दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए, दो जगह को जोड़ने के लिए हम ब्रिज लगा लेते हैं, तो वो भी ब्रिज हो गया। तो ऐसे जुगाड़ बनाओ, ठीक है। चलो हमारे यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा? ब्रिज का मुख्य कार्य क्या है? वायरस से सुरक्षा करना नहीं, ये तो एंटीवायरस का काम है। आईपी एड्रेस असाइन करना, डेटा को स्टोर करना नहीं, दो नेटवर्क को जोड़ना। अगला सवाल देखो क्या है, एनआईसी का पूरा नाम क्या है? एनआईसी। तो याद करिए, जब मैक एड्रेस आपको बताया था तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि एनआईसी क्या होता है हमारा। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ एनआईसी के बारे में, हम यहाँ पर जब मैक एड्रेस आपको बता रही थी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैक एड्रेस इज ऑफन फाउंड ऑन द डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम कहते हैं किसे? एनआईसी को। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हम कहते हैं किसे? एनआईसी को। तो हमारा इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त हमारे यहाँ पर? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ये हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी है सर, है ना। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी जो है ये सवाल का बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। नेटवर्क इंटीग्रेटेड नहीं होगा, नेट इंटरनल नहीं होगा, नेट इंटरनेट नहीं होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कौन सा? नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। चलिए दैट्स क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर होगी सभी को। चलो अब आप कई सारे बच्चों से थोड़ी सी बात करनी है मुझे, और फिर हम एक बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल एक आप लोगों के मन में उठ रहा है कि भैया सिलेबस कब फिनिश? कितने लोगों का ये सवाल है कि सिलेबस कब तक कंप्लीट? क्या ये सवाल आप लोगों का भी है? बताइएगा, क्या ये सवाल आप लोगों के मन में भी उठ रहा है? है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ भैया कि हमने यहाँ पर कुछ चैप्टर डिसाइड करी थी। जैसे कि एक चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर वाला रह रहा है, ठीक है। एक चैप्टर आपका डीबीएमएस का रह रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक चैप्टर आपका नंबर सिस्टम का रह रहा है ना। हमने अभी लास्ट कुछ क्लास में क्या है, एक क्लास में अपना सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें हमारे ज़्यादातर जो चैप्टर है वो हो गए हैं, कुछ चैप्टर आपके रह गए हैं, है ना। तो इन चैप्टर को होने में जितना समय लग जाए उतने समय में आपका सिलेबस खत्म हो जाए। अगर मैं फिर भी थोड़ा अंदाजा आपको दे दूँ, देखो कम से कम 4 क्लास तो इसे चाहिए, कम से कम 2 से 3 क्लास इसे चाहिए, और कम से कम 4 से 5 क्लास इसे चाहिए। अब आप जोड़ लो ये कितने हो गई, तो 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि कम से कम 12 दिन अभी हो, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि यानी कि ये महीना तो आपका पूरा है ही है ना। ये महीना तो है ही, तो मई जो होती है आपकी, जो मई आएगी, इस मई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, यानी कि 10 से 15 मई के बीच आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग, बाकी आप लोग सिलेबस को खत्म करने के पीछे मत रहा, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि आप कभी भी सिलेबस को खत्म होने के पीछे मत भागा करो कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, क्योंकि जिस दिन सिलेबस खत्म हो गया ना, जितना टाइम आप 1 घंटा कंप्यूटर को दे रहे हो, है ना, वो भी आप देना बंद कर दोगे। आपको लगता होगा कि जल्दी जल्दी से हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम कुछ और देखें। बच्चे जितना आपने सीख लिया ना वो सब भूल जाओगे, तो मगर कॉन्टेक्ट में रहोगे तो पढ़ते रहोगे। तो सिलेबस के पीछे मत भागो, अंडरस्टैंडिंग की तरफ भागो। अगर चीज़ों को समझ जाओगे, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर चीज़ों को आसान तरीके से समझ गए तो हो सकता है तो रिवाइज भी ना करना पड़े। बच्चे इस चक्कर में सर सिलेबस खत्म हो जाएगा तो रिवीजन कर लेंगे, खुद से रिवीजन नहीं करते आप लोग, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वगैरह बाद में करना, पहले
कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट की अभी आपको नीड नहीं है ना। मेरा प्रैक्टिस सेट करना मैं बाद में आपको इन्फॉर्म करूँगा कैसे कहाँ पे कैसे करना है। अभी आपको इसकी नीड नहीं है, तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट का हो गया, इससे कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब एक बार मैं अपनी क्लास को शुरू कर देता हूँ और आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट बातें थी हैं कि मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है और इस परमानेंट एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। मैक एड्रेस का दूसरा नाम इंटरनेट एड्रेस होता है और इसका तीसरा नाम बर्न नेट। इसके बाद ये मैन्युफैक्चरर होता है जो उसे बनाता है, उसी के द्वारा बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैक एड्रेस 48 बिट या 6 बाइट या 12 लेवल का होता है और मैक एड्रेस को ढूंढने के लिए एआरपी प्रोटोकॉल। इसके बाद नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है वो तो आप समझ ही गई। कौन कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि मॉडेम होता है, राउटर होता है, रिपीटर होता है ना, रिपीटर होता है, हब होता है, गेटवे होता है, स्विच होता है एंड ब्रिज होता है। अब अगर मैं एक-एक करके सबके बारे में बताऊँ तो मॉडेम को देखो हमने कितने आसान शब्दों में समझा कि मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। जब भी हम किसी डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हमारा कंप्यूटर डिजिटल डेटा जनरेट करता है, लेकिन जो ट्रैवल करता है डेटा वो एनालॉग में करता है। तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं और इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब पहुँच जाएगा तो उसका मॉडेम उसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, इस प्रोसेस को हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं और ये भी काम मॉडेम। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अगला था हमारा कौन सा, राउटर। तो राउटर क्या काम करता है, जब दो या दो से अधिक नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में जोड़ना होता है तो हम राउटर का यूज़ करते हैं। डेटा को ट्रांसफर करना होता है तो हम राउटर का यूज़ करते हैं। राउटर को इंटर नेटवर्किंग डिवाइस भी कहते हैं, ये आईपी एड्रेस को चेक करने का काम करता है और ये वो ऐसे ही मॉडल के थर्ड लेयर पर काम करता है। तीसरी लेयर कौन सी होती है, तो आप कहेंगे नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद ये आईपी एड्रेस को डेटा को आईपी एड्रेस के आधार पर फिल्टर करता है और डेटा पैकेज को सोर्स कोड से उसके स्थान तक पहुंचाता है कम से कम और समय और छोटे-छोटे रास्ते। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इसके कुछ सवाल कर लिए। फिर हम आ गए अपनी तीसरी डिवाइस पर, रिपीटर। रिपीटर क्या करती है, रिपीटर सिग्नल को बूस्ट करने का काम करती है, रीजनरेट करने का काम आपका कर रही होती है। ठीक है, ये कुछ-कुछ लाइनें याद रखो और ये फिजिकल लेयर पर काम करती है। इसके बाद हब क्या है हमारा, अच्छा हब का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है बताओ, तो याद रखना कि हब जो है हमारा, इसका यूज़ हब टोपोलॉजी में किया जाता है, हब टोपोलॉजी। तो हब एक मल्टीपोर्ट रिपीटर है जो विभिन्न उपकरण को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसका लोकल एरिया नेटवर्क में स्थित कंप्यूटर को जोड़ने का काम होता है और हब स्टार टोपोलॉजी में यूज़ होता है और एक हब से जोड़ करके हम क्या है और भी हब जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, है ना? जिससे क्या होगा मेरे भाई, एक हब में दूसरे हब को जोड़कर और भी कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम डेज़ी चेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डेज़ी चेनिंग। हब एक गैर बुद्धिमान नेटवर्किंग डिवाइस है, इस बात को याद रखें। इसके बाद हम देखेंगे गेटवे। तो गेटवे में मैंने आपको क्या बताई कि जहाँ पर एंट्री हो रही हो और जहाँ पर एग्जिट हो रहा हो वो गेट्स का काम है, तो वो गेटवे हो जाएगा, है ना? वो हमारा क्या हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। फिर हमने बात की स्विच, तो स्विच का जो यूज़ है वो हम हब की जगह पर कर सकते हैं, है ना? हम किसकी जगह पर करते हैं, स्विच का यूज़ हम हब के स्थान पर करते हैं। मैक एड्रेस को चेक करने का काम किसका है, स्विच का ही है आपका और ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। इसके बाद हमारा आ गया ब्रिज और ब्रिज का काम हम क्यों कर रहे थे, तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए हम करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें दी गई थी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी हम ब्रिज का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका इंटरनेट का टॉपिक जो हमने बहुत गहराई में बहुत डीप में पढ़ा। अब कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप मुझसे, है ना? वेरी गुड। सर यस सर, कंप्यूटर का जितना टेस्ट सीरीज दी हूँ बैच में सबसे अच्छा नंबर आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हो गई और ये जो हमारा टॉपिक था नेटवर्किंग इंटरनेट का, ये आपका बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर किया। तो क्या आपको ये सभी चीज़ें आ चुकी हैं? ठीक है, कल आपकी ये क्लास नहीं होगी, मंडे को हमारी मुलाकात होगी। अब तो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं सोमवार को एक नई एक शानदार सेशन के साथ, दोपहर 1 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।